हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस का मेंस का जीएस पेपर थर्ड पेपर आया था इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर के स्ट्रक्चर के बारे में। पेपर का स्ट्रक्चर कैसा है? देखो, 3 घंटे का पेपर होता है, 200 मार्क्स होते हैं टोटल, ठीक। इसके बाद बात करें, पूरे जो 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और इसमें 2 खंड आते हैं, एक खंड आ आता है और एक खंड बा आता है, ठीक। और प्रत्येक खंड से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और इसके साथ एक और बात कर लेते हैं, जो खंड आ से 10 क्वेश्चन आते हैं, इसकी जो शब्द सीमा है, इसकी शब्द सीमा 125 आती है। वहीं खंड बा के 10 क्वेश्चन की बात करें तो इसकी शब्द सीमा 200 आती है। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के को 200 शब्दों में लिखना है। और इसके साथ आगे बात करें तो 20 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं, सभी क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं, ठीक। और इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे का। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि डिजिटल कृषि से आप क्या समझते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए ऐसे होने वाले लाभों के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट इज डिजिटल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जीएस पेपर जो थर्ड है इसमें कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित हैं, ठीक है। तो जीएस पेपर जो थर्ड है इसमें एक तो आपका इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है। और इसके साथ आपका साइंस एंड टेक आता है, और इसके साथ आपका एनवायरनमेंट वाला आता है ऑप्शन, और इसके साथ आपदा प्रबंधन आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, और लास्ट में आता है इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी, आपदा प्रबंधन, इस प्रकार से कुल 5 टॉपिक आते हैं और 5 टॉपिक को मिला के जीएस पेपर थर्ड बनता है, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या है, ठीक है। व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और इसके बाद आगे बात की जा रही है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संदर्भ में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये जो लॉजिस्टिक डिजास्टर होता है ना, उसी से संबंधित क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि पीएम गति शक्ति योजना के स्तंभों को बताइए। आपको पता होगा ये 7 पिलर थे, ठीक है। और इसके बाद आगे बात की गई है कि आपके विचार में क्या इससे प्रतियोगिता एवं श्रेष्ठ संयोजकता जनित होगी, और अगर होगी तो उसके बारे में बात करनी है एंड इसके बारे में आपको विवेचना करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वित्तीय समावेशन, ठीक है, जिसमें सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर टिप्पणी करनी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति का मेक इन इंडिया, ठीक है, और स्टैंड अप इंडिया के विशेष संदर्भों के मूल्यों की आपको विवेचना करनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये साइंस एंड टेक टॉपिक से है। एंड इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ई प्रदूषण, ठीक है, और एवं अंतरिक्ष प्रदूषण को समझाइए और इसके प्रबंधन के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। तो ये जो ई प्रदूषण होता है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी होते हैं और ये सामान जब ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तो कबाड़े के रूप में हो जाते हैं, तो इसी सारे सामान को हम कहते हैं ई पोल्यूशन, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल ख़राब हो गया है, फ्रिज ख़राब हो गया है, टीवी ख़राब हो गई है, इसी प्रकार के बहुत ज़्यादा जो सामान ख़राब हो जाते हैं इन सबको मिला के ई पोल्यूशन कहते हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें स्पेस पोल्यूशन की, तो स्पेस पोल्यूशन होता है स्पेस में छोड़े गए जितने भी मानव जनित जो सैटेलाइट होते हैं, जिस सैटेलाइट की मान के चलते हैं 5 साल उम्र है, एज है, या 15 साल एज है, ठीक है, 15 साल एज को कंप्लीट करने के बाद ये काम करना बंद कर देते हैं। तो काम करना बंद कर देते हैं तो इनका जो जिस देश के द्वारा छोड़े गए इनका उस देश का कोई संबंध नहीं होता और जो कनेक्टिविटी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अंतरिक्ष में एक हवा की तरह घूमते रहते हैं। तो इसी प्रकार के जो बहुत सारे सैटेलाइट छोड़े गए हैं बहुत सारे देशों के द्वारा, वे सारे ये मानव जनित जो सैटेलाइट हैं वो सारे के सारे अंतरिक्ष प्रदूषण होते हैं, ठीक है। इसके साथ आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में निर्मित हो रहे क्या हो रहा है रक्षा गलियारा परियोजना के महत्व की विवेचना करनी है आपको। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत की रक्षा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार की जो अग्निवीर योजना आई थी, आपको पता होगा इसका बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था। इस योजना का आपको विश्लेषण करना है, ठीक। देखो यहाँ पे जो योजना दी गई है इसके बारे में आपको अधिक से अधिक पॉजिटिव बिंदु लिखने हैं, ठीक है। अगर यहाँ लिखा होता योजना का आलोचनात्मक विवरण करना है तो आपको नेगेटिव लिखना है, लेकिन यहाँ पे आपको नेगेटिव नहीं लिखना है। भले ही आपको बुरा लग रहा है लेकिन नेगेटिव नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
आपदाएं कितनी प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में लिखना है आपको। बेसिकली तो आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक आपदा होती है और एक होती है मानव जनित आपदा, ठीक है। दो प्रकार की होती है। मानव जनित आपदाओं में कई एक प्रकार की होती है, इसी प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं में भी कई एक प्रकार की आपदाएं होती हैं। और इसके साथ आगे बात की जा रही है कि भारत में इसके प्रबंधन पर व्याख्या कीजिए, ठीक है। भारत में इन आपदाओं को ख़त्म करने के लिए, इन आपदाओं से निपटने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन किया गया, इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो ये जो 10 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्किंग है 8 नंबर का था और 125 शब्द में आपको लिखना है। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। एंड नाउ अब बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में, और सेक्शन बी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है कि समावेशी समृद्धि व अब विकासात्मक रणनीति का एक केंद्र बिंदु बन गई है, ठीक है। और आगे कहा है भारत के संदर्भ में इस कथन की विवेचना करनी है आपको। एंड आगे कहा गया है कि इस समृद्धि की प्राप्ति हेतु उपचारात्मक सुझाव भी दीजिए, ठीक है। तो इसमें उपचारात्मक सुझाव देने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कौशल विकास की देश के आर्थिक विकास में क्या भूमिका होती है, ठीक है। कौशल विकास की जो देश के आर्थिक विकास में किस प्रकार से भूमिका होती है। और इसके साथ कहा गया है कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, ठीक है, 2022 के उद्देश्यों और उसकी मुख्य आर्थिक और उसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये जो है ना आपका कौशल विकास, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई जिसमें युवाओं को, इनमें एज थी 18 से 35 साल और कुछ योजनाओं में एज थी 45 साल तक। तो 18 से 35 साल या फिर 18 से 45 साल के जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, इन्हें कुछ कौशल दिया गया और कौशल के आधार पर इनसे कहा गया कि आप अपना रोजगार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ रोजगार ऐसे थे जैसे कंप्यूटर रिपेयरिंग वाला था, मोबाइल रिपेयरिंग वाला था, ठीक है। इसके साथ अगर कोई लड़की है तो लड़की जैसे सिलाई कर रही है, ठीक है, इसके साथ या वो डिजाइन करना सीख रही है। तो इस प्रकार के जो घरेलू उद्योग होते हैं इनमें प्रशिक्षण दिया गया था और इन प्रशिक्षण देने के बाद कहा गया था कि आप रोजगार कर सकते हैं या अपना कोई दुकान, छोटा मोटा उद्योग खोल के दुकान डाल के अपना रोजगार कमा सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि वैश्वीकरण और उदारीकरण, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावों की विशेषता, विदेशी व्यापार, पूंजी प्रभावों एवं प्रविधि हस्तांतरण के संदर्भ में व्याख्या करनी है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन की नीतियों, जो एलपीजी आया था, आपको पता होगा एलपीजी आया था 1991 की सरकार में समय, और इस समय वित्त मंत्री कौन थे, हमारे मनमोहन सिंह, और जो आपके प्रधानमंत्री थे ये आपको बताना है, ठीक। तो ये थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तीय एवं तकनीकी व्यवहारिकता के परीक्षण करना है। और इसके बाद आगे कहा गया है कि देश में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ की गई जो सरकारी योजनाएं इस पर प्रकाश डालना है, ठीक है। तो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में सौर ऊर्जा से जितने भी योजनाएं चलाई गई हैं उन सभी योजनाओं के बारे में आपको वर्णन करना है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो ईस्ट साइड का जो यूपी है उसके अपेक्षाकृत कम विकसित होने के लिए कौन कौन से कारक हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ मोटा मोटी इस प्रकार से यूपी का नक्शा है। तो ये जो साइड है यूपी का, ये कम विकसित है या इस पश्चिमी साइड की अपेक्षा। तो ये कम विकसित होने के क्या कारण हो सकते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है, इसके साथ व्याख्या करनी है एवं इस क्षेत्र के विकास के लिए आपको उपाय भी समझाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी, ये साइंस एंड टेक से क्वेश्चन है। नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी की परिभाषा दीजिए। और आगे कहा गया है कि विज्ञान और कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी क्षमता का विस्तार से चर्चा कीजिए, ठीक है। देखो, जब भी आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो मैं आपसे एक सजेशन दूंगा और वो है कि मेंस की आंसर राइटिंग में जितने भी सिलेबस में जो जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक की कम से कम आपको इंट्रो लिख लेना है। इंट्रो में एक डेफिनेशन, एक बेस्ट डेफिनेशन लिख लेनी है और लगभग उसे याद कर लेनी है। जब भी वो क्वेश्चन आए तो आप तुरंत बिना सोचे समझे वहीं से याद करो जो आपने लिख लिया पहले, ठीक है, और उसी डेफिनेशन को यहाँ पे चिपका दो, यानी कि लिख दो। जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी की परिभाषा दीजिए। मान के चलते आपके पास परिभाषा ऑलरेडी नहीं लिखी है, ठीक है, तो आप वहाँ सोचोगे उसके बाद लिखोगे। और वहीं मान के चलते हैं कि आपने पहले से परिभाषा लिख रखी है, उसी को पढ़ा है और क्वेश्चन आ गया तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होगी और तुरंत आप उसे लिख देंगे।
एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR से संबंधित मुद्दों की चर्चा करनी है आपको, और इसके बाद आगे कहा गया और इनके उल्लंघन को कैसे रोका जा सकता है, तो इसके बारे में भी आपको चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ कहा गया है कि सैन्य और असैन्य क्षेत्रों से कृत्रिम बुद्धि की भूमिका और प्रभावों की तार्किक व्याख्या करनी है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में व्याप्त विद्रोह की स्थिति को विस्तार से समझाइए। और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आपदा प्रबंधन, ठीक है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है क्वेश्चन। आपदा प्रबंधन में सरकार की क्या भूमिका है, ठीक है, क्या स्थायी नागरिकों को इसका प्रशिक्षण देना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आगे कहा गया है कि अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि क्या स्थानीय नागरिकों को इसका प्रशिक्षण देना चाहिए, ठीक है, तो आपको कहना है हाँ, और अगर देना चाहिए तो इसके कारणों को बताना है, ठीक है, तो उसके पक्ष में आपको उत्तर देना है। तो इस प्रकार से जो GS पेपर 3 आया था, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। तो मैं कहूँगा अगर आप 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो 2023 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 5 साल के जितने भी मेंस के पेपर उठाएं, ठीक है, और उन पेपर की आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दें। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, इतना आप कर लें तो आपका 2023 में जो मेंस होगा आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है। और इसके साथ लास्ट टाइम पे आप 1 महीना पहले या 25 से 20 दिन पहले आप किसी भी कोचिंग में जाके टेस्ट, जो मॉक टेस्ट होता है, ये लगा लें, आराम से हो जाएगा। तो ये कुछ रहा GS पेपर 3 का पेपर, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।